गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी सब्जेक्ट से 25 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर्स। This video is especially prepared for the upcoming exams like AIMS NORCET, ESIC, CHO and other. So let's begin our today's video with first multiple choice question. Our first question is drug of choice for gestational diabetes mellitus. You have to tell which one is the drug of choice in gestational diabetes mellitus? Option A metformin, option B insulin, option C glipizide, option D ट्रोग्लिटेजॉन। गैस्टेशनल डायबिटीज का मतलब है प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली डायबिटीज मेलाइटस। प्रेग्नेंट वुमेन में यदि डायबिटीज मेलाइटस है तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए निम्न में से कौन सी दवा आप देंगे। बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सही जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी इंसुलिन. Insulin is a drug of choice in pregnancy to treat the gestational diabetes mellitus condition. गर्भावस्था के दौरान यदि मां को डायबिटीज मेलाइटिस कंडीशन है तो इस स्थिति को, इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इंसुलिन ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है। क्यों, आइए जानते हैं। अदर ऑप्शंस ड्रग आर ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स, दे आर नॉट सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज these can cross placenta. इंसुलिन के अलावा मेटफॉर्मिन, ग्लिपिजाइड, ट्रोग्लिटेजॉन ये सभी ड्रग्स प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी तक पहुंच सकती हैं, वहां पर हार्म कर सकती हैं। इसलिए हम इन ड्रग्स को प्रेगनेंसी के दौरान नहीं इस्तेमाल करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान इंसुलिन को सेफ माना जाता है। आप चाहे तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉजिटिव साइंस ऑफ प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। एक्सेप्ट शब्द को कभी भी नजरअंदाज मत करिएगा। जल्दबाजी में आपकी नजर यहां से हटती है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। इस वर्ड के लगते ही याद रखिएगा क्वेश्चन का मीनिंग सीधे से उल्टा हो जाता है। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं ये इनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी पॉजिटिव साइंस हैं प्रेगनेंसी के। अब कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं क्विकनिंग, बी ऑप्शन है फीटल हार्ट साउंड, सी ऑप्शन है मूवमेंट ऑफ फीटस और डी ऑप्शन है एमेनोरिया। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन और वेजाइनल ब्लीडिंग। यदि किसी महिला के अंदर एमेनोरिया कंडीशन मौजूद है, इसके बिहाफ पर आप नहीं कह सकते कि महिला प्रेग्नेंट है। आप महिला को कब प्रेग्नेंट कहेंगे या फिर पॉजिटिव साइंस कब मानेंगे प्रेगनेंसी के, जब महिला में क्विकनिंग मौजूद हो। क्विकनिंग का मतलब है फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर। मां के द्वारा बच्चे की पहली फीटल मूवमेंट महसूस करना क्विकनिंग कहलाती है। ऑप्शन बी है फीटल हार्ट रेट, फीटल हार्ट साउंड। फीटल हार्ट साउंड को हम फीटोस्कोप या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी आदि से डिटेक्ट कर सकते हैं और इसके द्वारा भी हम कंफर्म पता कर सकते हैं कि फीमेल महिला
प्रेग्नेंट है या नहीं। मूवमेंट ऑफ फीटस क्विकनिंग से ही संबंधित है, बच्चे की मूवमेंट महसूस हो रही है तो हम कह सकते हैं कि मदर प्रेग्नेंट है। कुल मिला के इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एमेनोरिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी इज डन फॉर ऑप्शन ए यूट्रस प्रोलैप्स्ड, ऑप्शन बी फिब्रॉइड यूट्रस, ऑप्शन सी सर्वाइकल इरोशन, ऑप्शन डी एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी क्यों की जाती है? ऑप्शन ए यूट्रस प्रोलैप्स्ड होने पर। यूट्रस प्रोलैप्स्ड का मतलब है यूट्रस के आसपास मौजूद वो मसल्स जो कि यूट्रस को एक निश्चित स्थिति में बनाए रखते हैं, कमजोर हो जाती हैं और इसके कारण यूट्रस वेजाइना की तरफ, कई बार वेजाइना से बाहर तक आ जाता है। तो ऑप्शन ए यूट्रस प्रोलैप्स्ड या फिर ऑप्शन बी फिब्रॉइड यूट्रस। फिब्रॉइड यूट्रस का मतलब है यूट्रस में नॉन कैंसरस सेल्स की ग्रोथ हो जाना, या फिर ऑप्शन सी सर्वाइकल इरोशन। सर्वाइकल इरोशन का मतलब होता है ऐसी सेल्स जो कि सर्विक्स के अंदर पाई जाती हैं, विशेष रूप से ग्लैंडुलर सेल्स, उनका किसी कारणवश बाहर की तरफ आ जाना और इसके कारण सर्विक्स वाले रीजन में रेड पैच का मौजूद होना सर्वाइकल इरोशन कहा जाता है। कई बार इसे कैंसर के रूप में भी समझ लेते हैं। या फिर ऑप्शन डी एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। सही जवाब है ऑप्शन ए यूट्रस प्रोलैप्स्ड। अब जानते हैं वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी के बारे में। सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस फ्रॉम वेजाइना नोन एज वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी। सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस फ्रॉम वेजाइना, सर्जरी के द्वारा यदि यूट्रस को, गर्भाशय को वेजाइना के रास्ते निकाल दिया जाए तो इस प्रोसीजर को हम वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। अब जानते हैं मोस्ट कॉमन इंडिकेशंस। किन कंडीशंस में हम ज्यादातर वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी करते हैं या यूट्रस को वेजाइना के रास्ते से निकाला जाता है? सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कॉज है ग्रेड 1 एंडोमेट्रियल एडिनोकार्सिनोमा। ग्रेड 1 एंडोमेट्रियल एडिनोकार्सिनोमा, जिसे कैंसर ऑफ यूट्रस के नाम से भी जानते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स, यूटेरोवेजाइनल प्रोलैप्स। थर्ड वन इज dysfunctional uterine bleeding and fourth one is fibroids. You can take a screenshot. क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्विक्स डेवलप्स फ्रॉम। यूट्रस की नेक को हम सर्विक्स कहते हैं और एम्ब्रियो से सर्विक्स का निर्माण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए वॉल्फियन डक्ट, ऑप्शन बी मुलेरियन डक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब है ऑप्शन बी मुलेरियन डक्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन बी मुलेरियन डक्ट। आइए जानते हैं मुलेरियन डक्ट के बारे में। बाइलेटरल डक्ट इन एम्ब्रियो दैट फॉर्म्स यूट्रस, वेजाइना एंड फैलोपियन ट्यूब। मुलेरियन डक्ट एम्ब्रियो के अंदर मौजूद एक बाइलेटरल, दो दिशाओं में स्थित बाइलेटरल डक्ट होती है। डक्ट का मतलब होता है पाइप, होलो स्ट्रक्चर, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जिसके द्वारा यूट्रस, वेजाइना और फैलोपियन ट्यूब का निर्माण होता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुलेरियन डक्ट बाइलेटरल डक्ट है जो कि एम्ब्रियो में मौजूद होती है और इसके द्वारा फीमेल्स में
यूट्रस, वेजाइना और फैलोपियन ट्यूब का निर्माण होता है। नेक्स्ट आता है वॉल्फियन डक्ट। वॉल्फियन डक्ट, duct of embryo which develops the ductus epididymis, ductus deferens, seminal vesicles, ejaculatory duct, ureter and pelvis of kidney। वॉल्फियन डक्ट भी एम्ब्रियो में पाई जाने वाली एक डक्ट है जो कि मेल्स के अंदर डक्टस एपिडिडाइमस, डक्टस डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, इजैक्यूलेटरी डक्ट, यूरेटर और पेल्विस ऑफ किडनी का निर्माण करती है। सिंपल अगर हम कहना चाहें, याद रखिएगा वॉल्फियन डक्ट जो है मेल सेक्स स्ट्रक्चर्स, मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं उनका निर्माण करती हैं, जबकि मुलेरियन डक्ट के द्वारा फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया जाता है। वॉल्फियन डक्ट के द्वारा एडिशनली किडनी का पेल्विस पार्ट और यूरेटर्स, इनका निर्माण भी किया जाता है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। Next question is question number 5. In which week fetus have pink and soft skin and vernix caseosa disappears? किस उम्र में फीटस की स्किन पिंक और सॉफ्ट होने लगती है और फीटस के ऊपर मौजूद वर्निक्स कैसियोसा डिसअपीयर होने लगती है? ऑप्शन ए 34 वीक्स पर, ऑप्शन बी 28 वीक्स, ऑप्शन सी 40 वीक, ऑप्शन डी 36 वीक। सही जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 40 वीक्स। वर्निक्स कैसियोसा फीटस के शरीर पर पाए जाने वाला चिपचिपा पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ फीटल मेम्ब्रेन। आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ फीटल मेम्ब्रेन को हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए एमनियोप्लास्टी, ऑप्शन बी एमनियोटॉमी, ऑप्शन सी वेजाइनली इंड्यूस्ड, ऑप्शन डी एमनियोसेंटेसिस। Correct answer is option B, amniotomy. Amniotomy is an intentional rupture of amniotic sac with sterile amnio hook or Alice forceps to stimulate or augment labor process. जब कभी भी हम एमनियोटिक सैक को स्टेराइल एमनियो हुक या एलिस फॉर्सेप की सहायता से रप्चर करते हैं लेबर प्रोसेस की को आगे बढ़ाने के लिए, इस प्रोसेस को हम एमनियोटॉमी के नाम से जानते हैं। एमनियोटॉमी को हम AROM यानी आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज फर्स्ट डे ऑफ last menstrual period reported by pregnant women 20 December 2020, then expected date of delivery will be। एक प्रेग्नेंट महिला के द्वारा लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे 20 दिसंबर 2020 को बताया जाता है, तो उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी? ऑप्शन ए 27 सितंबर 2020, ऑप्शन बी 29 सितंबर 2021, ऑप्शन बी 29 सितंबर 2020, ऑप्शन डी 27 सितंबर 2021। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करने के लिए हम नेगल्स फॉर्मूला का यूज करते हैं। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी
27 सितंबर 2021। इसे हमने कैसे कैलकुलेट किया, आइए जानते हैं। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करने के लिए नेगल्स फॉर्मूला का उपयोग किया है हमने। इसमें फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड में 9 मंथ्स और 7 डेज को ऐड कर देते हैं। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे प्रेग्नेंट वुमेन के द्वारा 20 दिसंबर 2020 को बताया गया था। इसमें यदि हम 9 मंथ्स ऐड करें तो 20 सितंबर 2021 आएगा और फिर उसमें 7 डेज को ऐड कर दिया जाए तो 27 सितंबर 2021 आएगा। सो ऑप्शन डी में 27 सितंबर 2021 दिया गया है। ऑप्शन डी इसी कारण सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ फीमेल बोनी पेल्विस। निम्न में से कौन सा फीमेल बोनी पेल्विस का टाइप नहीं है? ऑप्शन ए एंड्रॉइड पेल्विस, ऑप्शन बी गायनेकॉइड पेल्विस, ऑप्शन सी ऑब्स्टेट्रॉइड पेल्विस, ऑप्शन डी एंथ्रोपॉइड पेल्विस। सही जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी ऑब्स्टेट्रॉइड पेल्विस फीमेल बोनी पेल्विस का टाइप नहीं है। फीमेल पेल्विस को हम पेल्विक इनलेट के आधार पर क्लासिफाई करते हैं, जो कि 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला है गायनेकॉइड पेल्विस। ये लगभग 50% महिलाओं में पाया जाता है। इसे रियल फीमेल पेल्विस कहते हैं, जो कि चाइल्ड बर्थ के लिए सबसे सटीक माना जाता है। इस पेल्विस टाइप में जो इनलेट होती है राउंडेड शेप की होती है। सेकंड टाइप आता है एंथ्रोपॉइड पेल्विस। यह लगभग 25% महिलाओं में पाया जाता है। इसका इनलेट ओवल या अंडाकार होता है। थर्ड टाइप है एंड्रॉइड पेल्विस। यह लगभग 20% फीमेल्स में पाया जाता है। इसका इनलेट हार्ट शेप्ड होता है। कई बार इसे ट्रायंगुलर भी बोला जाता है। फोर्थ एंड लास्ट टाइप है प्लेटिप्लॉइड। यह लगभग 5% महिलाओं में पाया जाता है और इसका इनलेट किडनी के आकार का होता है, किडनी शेप्ड इनलेट। क्वेश्चन नंबर 9 इज Fothergill's ऑपरेशन इज डन फॉर। Fothergill's ऑपरेशन क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए सर्वाइकल टियर, ऑप्शन बी सर्वाइकल कैंसर, ऑप्शन सी यूटेराइन इन्फेक्शन, ऑप्शन डी यूटेराइन प्रोलैप्स्ड। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। यूटेराइन प्रोलैप्स्ड होने पर फॉदरगिल्स ऑपरेशन किया जाता है। फॉदरगिल्स ऑपरेशन को हम मैनचेस्टर ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं। इट्स पर्पस इज टू रिड्यूस द सिस्टोयूरेथ्रोसील। फॉदरगिल्स ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य है सिस्टोयूरेथ्रोसील को रिड्यूस करना। सिस्टोयूरेथ्रोसील का मतलब है प्रोट्रूशन ऑफ ब्लैडर एंड यूरेथ्रा इनटू द वेजाइना। ब्लैडर और यूरेथ्रा का वेजाइना में आ जाना, प्रोट्रूड हो जाना सिस्टोयूरेथ्रोसील कहलाता है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 10 है मोस्ट सेंसिटिव मार्कर टू प्रिडिक्ट प्री टर्म लेबर इज। प्री टर्म लेबर को प्रिडिक्ट करने के लिए मोस्ट सेंसिटिव मार्कर के रूप में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है?
ऑप्शन ए सीरम फेरेटिन, ऑप्शन बी फर्निंग टेस्ट, ऑप्शन सी सर्वाइकल लेंथ, ऑप्शन डी फाइब्रोनेक्टिन। प्री टर्म लेबर का मतलब है 37 वीक्स के प्रेगनेंसी से पहले बेबी बर्थ हो जाना। सही जवाब है ऑप्शन डी फाइब्रोनेक्टिन। Fibronectin is the correct answer. It is a most sensitive marker to predict preterm labor. प्रीटर्म लेबर का अंदाजा लगाने हेतु फाइब्रोनेक्टिन मोस्ट सेंसिटिव मार्कर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब बात करते हैं फाइब्रोनेक्टिन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। फाइब्रोनेक्टिन इन्वॉल्व इन वुंड हीलिंग। फाइब्रोनेक्टिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि वुंड हीलिंग यानी घावों को भरने में मदद करता है। प्रेजेंस ऑफ फीटल फाइब्रोनेक्टिन इन सर्वाइकल एंड वेजाइनल सिक्रीशंस यूज्ड एज अ मार्कर ऑफ प्रीटर्म लेबर। यदि फीटल फाइब्रोनेक्टिन सर्वाइकल और वेजाइनल सिक्रीशंस में मौजूद है तो हम इसका इस्तेमाल एज अ मार्कर ऑफ प्रीटर्म लेबर करेंगे। प्रेजेंस ऑफ फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन बिटवीन 20 to 34 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन with symptoms of threatened preterm labor indicate the probability of delivery within 1 week। यदि फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन 20 से 34 सप्ताह की प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन में मौजूद है और वुमेन में थ्रेटन्ड प्रीटर्म लेबर के सिम्टम्स आ रहे हैं तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले एक सप्ताह के अंदर डिलीवरी हो सकती है। यदि 20 से 34 सप्ताह की प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन में फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन मौजूद है और वुमेन में थ्रेटन प्रीटर्म लेबर के सिम्टम्स आ रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि मदर को एक वीक के अंदर डिलीवरी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 11, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूट्राइन पेसमेकर इज सिचुएटेड एट। यूट्राइन पेसमेकर निम्न में से किन स्थानों पर स्थित होता है? ऑप्शन ए कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस, ऑप्शन बी इस्थमस, ऑप्शन सी सर्विक्स, ऑप्शन डी बॉडी ऑफ यूट्रस। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। यूट्राइन पेसमेकर कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस में स्थित होता है। सबसे पहले जानते हैं यूट्राइन पेसमेकर क्या है। आपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर हार्ट का पेसमेकर पढ़ा होगा। पेसमेकर का मतलब होता है ऐसी कोई संरचना या स्ट्रक्चर जो कि स्टिम्युलेशन या फिर करंट या फिर कोई पेस जनरेट करती हो। हार्ट के अंदर जो ऐसे नोड होता है उसे हम हार्ट का पेसमेकर कहते हैं और उसके कारण हार्ट के अंदर इम्पल्सेस जनरेट किए जाते हैं जिसकी वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और बॉडी में ब्लड सप्लाई होती है। उसी तरह से यूट्रस के अंदर भी एक या दो यूट्राइन पेसमेकर स्थित होते हैं। मोस्टली संख्या में ये दो ही होते हैं और लेबर के दौरान, डिलीवरी के दौरान ये इम्पल्स जनरेट करते हैं जिसकी वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं और बेबी डिलीवर होता है। 1 or 2 areas of uterus stimulate contractions of myometrium during labor process called uterine pacemaker। लेबर प्रोसेस के दौरान यूट्रस की मिडिल लेयर यानी मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट करने वाली स्ट्रक्चर्स
जो कि संख्या में 1 या 2 होती हैं, उन्हें हम यूटेराइन पेसमेकर कहते हैं। आइए अब इनकी लोकेशन को जानते हैं, कहाँ स्थित होते हैं। एट जंक्शन वेयर यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब कनेक्टेड। ये यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब जिन जगहों पर आपस में जुड़ती हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यूट्रस एफटी से फैलोपियन ट्यूब है और यूट्रस है, ये दोनों जहां पर जुड़ रही हैं वहां पर कुछ हल्के रेडिश कलर से हमने यूट्राइन पेसमेकर को दिखाया है। यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब जिस जगह पर कनेक्टेड होती हैं उसी जगह को हम कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस के नाम से जानते हैं। You can take screenshot for your revision. Question number 12 is organogenesis occurs in option A in first trimester of pregnancy, option B second trimester of pregnancy, option C third trimester of pregnancy, option D all of the above. Correct answer is option A. Organogenesis occurs in first trimester of pregnancy. Formation and development of body organs from embryonic tissue known as organogenesis. एम्ब्रियोनिक टिश्यूज से बॉडी ऑर्गन्स का निर्माण व विकास ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाता है। occurs between 2nd to 8th week of gestation. यह मुख्यतः प्रेगनेंसी के दूसरे से 8वें सप्ताह के बीच पाया जाता है। 2nd to 8th week of gestation. Embryonic stage during first trimester. प्रेगनेंसी में जो पहला तिमाही होता है उसमें ही एम्ब्रियोनिक स्टेज पाई जाती है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 13। ब्लीडिंग आफ्टर 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी इज कंसीडर्ड एज पोस्टपार्टम हेमरेज। डिलीवरी के 24 घंटे बाद कितनी ब्लीडिंग हो कि हम उसे पोस्टपार्टम हेमरेज माने, PPH। ऑप्शन ए व्हेन ब्लड लॉस इज मोर देन 500 ml, ऑप्शन बी व्हेन ब्लड लॉस इज मोर देन 700 ml, ऑप्शन सी व्हेन ब्लड लॉस इज मोर देन 100 ml, ऑप्शन डी व्हेन ब्लड लॉस इज मोर देन 200 ml। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। यदि डिलीवरी के बाद 500 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो इसे हम PPH या पोस्टपार्टम हेमरेज कहेंगे। इफ द ब्लड लॉस इज मोर देन 500 ml आफ्टर डिलीवरी इट इज नोन एज पोस्टपार्टम हेमरेज और PPH। आइए पोस्टपार्टम हेमरेज, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पोस्टपार्टम हेमरेज यानी PPH, यदि चाइल्ड बर्थ के बाद 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो इस कंडीशन को हम पोस्टपार्टम हेमरेज कहेंगे। इसे हम दो प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं, अर्ली या प्राइमरी PPH, लेट या सेकेंडरी PPH। अर्ली या प्राइमरी PPH की डेफिनेशन को देखते हैं। अकर्स विद इन 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। यदि डिलीवरी होने के 24 घंटे के अंदर अंदर 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो इस कंडीशन को हम अर्ली या प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज कहेंगे। और इसका मोस्ट कॉमन कॉज है एटॉनिक यूट्रस ड्यू टू ओवर डिस्टेंशन। यूट्रस के ओवर डिस्टेंशन के कारण
एटोनिक यूट्रस हो जाता है, यूट्रस की टोन लॉस हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। इस वजह से अर्ली पीपीएच मुख्यतः देखने को मिलता है। लेट या सेकेंडरी पीपीएच अकर्स आफ्टर 24 आवर्स ऑफ बर्थ टू अप टू परपेरियम पीरियड। लेट या सेकेंडरी पीपीएच चाइल्ड बर्थ होने के 24 घंटे बाद से लेकर परपेरियम पीरियड तक यदि 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो लेट या सेकेंडरी पीपीएच कहलाता है। इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है रिटेन्ड प्लेसेंटल फ्रैगमेंट्स। रिटेन्ड प्लेसेंटल फ्रैगमेंट्स, you can take a screenshot for your revision. Question number 14 is permanent stopping of menstrual cycle in women is called। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मुझे लगता है ऑप्शंस देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मेनोपॉज। यदि किसी वुमेन के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंटली स्टॉप हो जाता है तो इस कंडीशन को हम मेनोपॉज कहते हैं। और फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट को मेनार्की कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, all are the functions of amniotic fluid except one। नीचे बताए गए ऑप्शन सभी एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शंस हैं एक को छोड़कर। ऑप्शन ए cushioning effect to the fetus, बी improve यूरिन आउटपुट, सी maintain temperature, डी promotes development of fetus। The right answer is option B, improve urine output। Improving urine output amniotic fluid का फंक्शन नहीं है। इसके अलावा बाकी तीनों amniotic fluid के फंक्शंस हैं। ऑप्शन ए में बताया गया cushioning effect to the fetus, इसका मतलब है cushioning का मतलब होता है तकिया। amniotic fluid गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए एज अ शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। यह इसे बाहरी चोटों से, बाहरी आघातों से बचाता है। मेंटेन टेम्परेचर, वातावरण में होने वाले अचानक तापमान के बदलाव से फीटस की हेल्थ प्रभावित ना हो, इसका भी एमनियोटिक फ्लूइड ख्याल रखता है। बेबी के लिए अच्छा टेम्परेचर मेंटेन करना इसका एक इम्पॉर्टेंट काम है। एमनियोटिक फ्लूइड बेबी के डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा हेल्प्स इन डायलेशन ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग लेबर। लेबर या डिलीवरी प्रोसेस के दौरान सर्विक्स के डायलेशन में भी यह काफ़ी मददगार होता है। प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, यह बेबी को इन्फेक्शन से बचाता है। अलाउ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फीटस, बेबी वुम्ब के अंदर मूव कर सकता है। इस चीज को भी एमनियोटिक फ्लूइड सुनिश्चित करता है। मूवमेंट के कारण बेबी का डेवलपमेंट प्रॉपर हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 16, इंजेक्शन मेथार्जिन गिवन एट डिलीवरी। डिलीवरी के दौरान इंजेक्शन मेथार्जिन क्यों दिया जाता है? ऑप्शन ए टू इंड्यूस लेबर, ऑप्शन बी टू प्रिवेंट पोस्टपार्टम हेमरेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी टू प्रिवेंट पोस्टपार्टम हेमरेज। Injection methargin contains methyl ergonovine। इंजेक्शन मेथार्जिन में methyl ergonovine साल्ट होता है। गिवन आफ्टर डिलीवरी ऑफ शोल्डर टू प्रिवेंट
postpartum hemorrhage caused by atonic uterus? जब डिलीवरी के दौरान बेबी का शोल्डर डिलीवर हो जाता है उस समय इंजेक्शन मेथार्जिन दिया जाता है एटोनिक यूट्रस के कारण होने वाले पोस्टपार्टम हेमरेज को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, रप्चर ऑफ ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज ट्रीटेड सर्जिकली बाय। यदि किसी फीमेल के अंदर ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो जाए तो इस कंडीशन का सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या होगा? ऑप्शन ए साल्पिंजेक्टोमी, ऑप्शन बी ऊफरेक्टोमी, ऑप्शन सी हिस्टेरेक्टोमी, ऑप्शन डी वैसेक्टोमी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए साल्पिंजेक्टोमी। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है फर्टिलाइज्ड ओवम का नॉर्मल इम्प्लांटेशन साइट पर इम्प्लांट ना होकर किसी और जगह पर इम्प्लांट होना और वहीं पर कंटिन्यूली प्रेगनेंसी आगे बढ़ती जाती है। ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो इम्प्लांटेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब्स में या फिर ट्यूबल पार्ट्स में हो जाता है। यदि ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो जाए तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम साल्पिंजेक्टोमी प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हैं। साल्पिंजेक्टोमी प्रोसीजर का मतलब है सर्जिकली रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, वन और बोथ। यदि हम सर्जरी के द्वारा फैलोपियन ट्यूब्स को रिमूव करते हैं तो ये प्रोसीजर साल्पिंजेक्टोमी कहलाता है। यदि एक साइड की फैलोपियन ट्यूब को रिमूव करता है तो यूनिलैटरल साल्पिंजेक्टोमी, और यदि दोनों साइड की फैलोपियन ट्यूब्स को रिमूव किया जाता है तो इसे बाइलैटरल साल्पिंजेक्टोमी प्रोसीजर कहेंगे। ऊफरेक्टोमी का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरीज, वन और बोथ। सर्जरी के द्वारा फीमेल में पाई जाने वाली एक या दोनों ओवरीज को निकाल देना ऊफरेक्टोमी कहलाता है। हिस्टेरेक्टोमी का मतलब होता है सर्जरी के द्वारा यूट्रस को निकाल देना। वैसेक्टोमी क्या है? वैसेक्टोमी मेल परमानेंट स्टरलाइजेशन मेथड है जिसके अंदर वास डिफरेंशिया को कट करके टाइट कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म बाहर आ नहीं पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डायलेशन ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स के डायलेशन हेतु कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं? ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर, ऑप्शन बी पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, ऑप्शन सी fetal excess pressure, option D all of the above. The right answer is option D, all of the above are the factors that are responsible for the dilation of cervix. Other factors include retraction or shortening and polarity of uterus also. Next question is, linea nigra is a pigmentary change during pregnancy is due to option A thyroid hormone, option B melanocyte stimulating hormone, option C follicle stimulating hormone, option D none of the above. Correct answer is option B melanocyte stimulating hormone.
Linea nigra is a pigmentary change due to melanocyte stimulating hormone. Linea nigra is a dark line on abdomen seen during late in pregnancy. Question number 20. Abnormal proliferation of the uterine endometrial tissue outside the uterus known as, यदि यूट्रस के एंडोमेट्रियल टिश्यू यूट्राइन कैविटी से बाहर की तरफ प्रोलिफरेट हो जाएं तो इस कंडीशन को आप किस नाम से जानेंगे? ऑप्शन ए सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन बी एंडोमेट्रियोसिस, ऑप्शन सी मेट्रोरेजिया, ऑप्शन डी मेनोरिया. The right answer is option B, endometriosis. Endometriosis is a abnormal proliferation of the uterine endometrial tissue outside of the uterus. Question number 21. Dangerous placenta previa type is option A type 1 lateral, option B type 2 anterior, option C type 2 posterior, option D type 3 central. The correct answer is option C, type 2 posterior placenta previa is a most dangerous type of placenta previa. In type 2 posterior placenta previa, diminished anterior posterior diameter of pelvis occurs, so it causes cord compression and fetal distress during labor. Placenta previa is a condition in which baby's placenta partially or totally covers mother's cervix. Question number 22. Kegel exercise are done in pregnancy to option A to strengthen the perineal muscles, option B relieve backache, option C to strengthen abdominal muscles, option D to prevent varicose veins. The right answer of this question is option A. Kegel exercise is done to strengthen the perineal muscles. Kegel exercise, also known as pelvic floor exercise, it is an exercise used for strengthening the perineal muscles like pubococcygeal and levator ani muscles. Next question is, which hormone holds pregnancy? Option A estrogen, option B progesterone, option C luteinizing, option D all of the above. Right answer of this question is option B, progesterone. Progesterone hormone facilitates implantation and also holds pregnancy by inhibiting uterine motility. Next question, fundal height at 16 weeks. Option A at level of umbilicus, option B between symphysis pubis and umbilicus. Correct answer is option B. Fundal height at 16 weeks of gestation found between symphysis pubis and umbilicus. At 12 weeks, fundal height found above symphysis pubis. At 22 weeks, at umbilicus level.
at 30 week between umbilicus and xiphoid process, and at 36 week just below xiphoid process, and after that lightning occurs. Last question of this video is ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन। किसी वुमन के अंदर ओव्यूलेशन कराने हेतु निम्न में से किस ड्रग का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए क्लोमिफेन सिट्रेट, ऑप्शन बी लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल। The correct answer is option A, clomiphene citrate. Clomiphene citrate is a non-steroidal agent that is used for stimulation of ovulation. Clomiphene citrate can cause increased incidence of multiple births. Thank you so much friends for watching this complete video. All the best.